नमस्कार बच्चों, जहरास क्लासेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ए जहरा आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया पाठ लेके, जिसका नाम है लहसा की ओर। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और ये आपकी पुस्तिका क्षितिज में से ली गई है। बच्चों, ये पाठ जो है ये एक बहुत ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लेखक ने इसमें पूरे यात्रा का एक मनोरम दृश्य हम लोग के सामने रखा है। लेखक जब तिब्बत की तरफ जाते हैं, नेपाल के रास्ते से होते हुए तिब्बत की तरफ जाते हैं, तो उस रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा और किस तरह से वो तिब्बत तक पहुंचे, उस पूरी यात्रा का वृत्तांत बड़े खूबसूरती से लेखक ने इसमें किया है। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। तो बच्चों, राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो था वो 1893 में हुआ और उनका नानीहाल में, उनकी नानी के गांव में हुआ, जो गांव था पंदहा, और ये पड़ता है आजमगढ़ ज़िले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उनका मूल, जो उनका पैतृक घर था, जो उनका पैटर्नल घर था, वो कनैला था। और जिस जन्म के समय उनका नाम जो था वो था केदार पांडे। उनका नाम, ओरिजिनल नाम केदार पांडे था। और लेकिन ये इनका नाम बच्चों, कुछ समय बाद इन्होंने अपना नाम बदल के राहुल सांकृत्यायन रखा। और वो कब हुआ और क्यों हुआ? सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया और इसीलिए इन्होंने अपना नाम भी उसमें चेंज कर लिया, नाम को भी इन्होंने बदल दिया और नाम केदार पांडे से इन्होंने राहुल सांकृत्यायन रखा। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो इतनी सारी भाषाएं वो जानते थे, इसीलिए लोग उन्हें महापंडित भी कहते थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो ये था छोटा सा एक लेखक का परिचय। और अब हम चलते हैं पाठ की ओर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और भी कुछ हम जान लेते हैं लेखक द्वारा लिखी गई कृतियां। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। यानी बच्चों, इन सारी चीज़ों का, यानी इन सारे फॉर्म्स को उन्होंने लिया अपने साहित्य में, जैसे उपन्यास लिखना, कहानी लिखना, आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, यात्रा का वृत्त यानी कि आपके यात्रा का वर्णन, फिर जीवनी हो गया या फिर किसी चीज़ की क्रिटिक करना, आलोचना, शोध, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साहित्य लेखन में शामिल थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में उन्होंने लिखी। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र बच्चों, नोमैड यानी क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते हैं, उसके नॉलेज को, उसके शास्त्र को, उसकी विधा को घुमक्कड़ शास्त्र कहते हैं। और ये सारी उनकी कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां हैं। इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे थीम्स पे, इन सारे मैटर्स पे इन्होंने अपनी किताब लिखी है और जो साहित्य में इनका इतना बड़ा योगदान है। साहित्य के अलावा, यानी लिटरेचर के अलावा, दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी इतने सारे विषयों में उन्होंने किताबें लिखी हैं। जैसे दर्शन यानी फिलॉसफी, राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, धर्म, रिलीजन हो गया, इतिहास हो गया, हिस्ट्री, विज्ञान, साइंस हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे राहुल जी ने पुस्तकें लिखी और लगभग 150 के करीब किताबें इन्होंने लिखी हैं।
राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो लुप्त प्रिय यानी जो एंडेंजर्ड है, यानी जो अब समाप्त होने के या खत्म होने के कगार पे हैं, जिनको खत्म होने का डर है, तो उस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने रिसर्च करी है, उस पर बहुत कुछ काम भी उन्होंने किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, बहुत ऊंचा इनका स्थान है। यात्रा वृत्त लेखन यानी जो यात्रा के ऊपर किसी तरह के कहीं भी जा रहे हैं तो उस यात्रा का वर्णन करना, यानी टूरिज्म का वर्णन करना, वो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में बताना, तो उसमें उनका महारत है, उनका एक ऊंचा स्थान भी है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा काम घुमक्कड़ी पे किया, मूवमेंट पे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जो जाते हैं, और जो एक जगह स्थिर जिनका घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जो फिरते हैं, तो वो उसको उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र बताया और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से किसी भी चीज़ को उन्होंने उस घुमक्कड़ी के सब्जेक्ट में उन्होंने वर्णन किया है और बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसका वृत्तांत भी रखा है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो उन्होंने इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को इसलिए और भी ज़्यादा स्टडी किया क्योंकि इसमें एक तो एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, और जिस जगहों की आपको जानकारी नहीं होती उन जगहों की जानकारी हो जाती है, उस जगह से रिलेटेड जो भी उसकी संस्कृति है, कल्चर है, उसका कैसे आदान प्रदान होता है, किस तरह की भाषा बोली जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस घुमक्कड़ी शास्त्र से हम जान पाते हैं। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्णन किया है, बहुत ज़्यादा इसको अपने लिखनी में लिया है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मतलब वहाँ की जोग्राफिकल रीजन के अलावा भी कि भाई नदी है, पहाड़ है, खूब सुंदर है, वहाँ जंगल है या जो भी है वो वर्णन तो कर ही रहे, प्राकृतिक भौगोलिक, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ के जो जीवन है, जो वहाँ की लाइफ है, उसके बारे में भी वो ज़्यादा तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है और हमेशा एक सुंदर झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट जो आर्टिकल या प्रेजेंट जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत दिया है, ये लासा की ओर वाले पार्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी यात्रा जो इन्होंने तिब्बत की तरफ जो इनका जो सफ़र था उस यात्रा से लिया है, जो पहली बार उन्होंने किया था। कौन से ईयर में? सन 1929 और 30 के बीच में। तो ये 29-30 वाले ईयर स्पैन में इन्होंने ये यात्रा की थी और ये नेपाल के रास्ते से उन्होंने की थी, क्योंकि क्या हुआ था उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जो इंडियंस थे वो उनको अलाउ नहीं था कि वो तिब्बत जा सके, यानी इंडिया से वो तिब्बत जा सके। इसीलिए उन्होंने जो यात्रा की वो एक भिखमंगे के भेष में की। वो नॉर्मल यात्रा उन्होंने नहीं की, वहाँ पे उन्होंने अपने भेष को बदला, एक भिखमंगे का, एक भिखारी का भेष उन्होंने लिया, धरा और फिर उन्होंने यात्रा की। और उसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो जो तिब्बत की राजधानी है, कैपिटल है लासा, वहाँ पे उनको जाना है और वहाँ से नेपाल के रास्ते जाते हुए जब वो उस रास्ते तक ल्हासा तक पहुँचे तो उसका जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता था, बहुत आसान नहीं था। और उसका जो उन्होंने इसमें चित्रण किया है, जो उसको बताया है बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत रोचक शैली से, एंटरटेनिंग लगा हमको, और उस शैली से उन्होंने उसका पूरा वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे चैप्टर का सार है, कैसे यहाँ पर क्या चीज़ आपको इस चैप्टर में लेखक बताना चाह रहे हैं, मीन्स ब्यूटी बताना चाह रहे हैं। उस रास्ते में क्या चीज़ें उन्होंने देखी, क्या अच्छा था, क्या खराब था, क्या खाया, क्या पिया, किस तरह की लाइफ थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। बच्चों यहाँ पे यात्रा का जो शब्द है ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे एक मात्रा नहीं होगी। वह नेपाल के से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है।
फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत से यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। तो यहाँ पे बच्चों जैसे पहले ही उल्लेख किया है लेखक ने कि तिब्बत जो जाने का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता था। वो भी उस समय नेपाल से जाया जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया से जो रास्ता जाने वाला था जो कलिंपोंग होते हुए जाता था, ये है कलिंपोंग, यहाँ से ये इसके थ्रू जब जाया जाता था तो आसान होता, लेकिन ये यहाँ तक जाने के लिए अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए इस रास्ते को इनको पकड़ना पड़ा जो नेपाल के रास्ते से जाते हैं, और ये रास्ते से ये तिब्बत की राजधानी या कैपिटल लासा तक ये पहुंचे। लेकिन उस समय यही रास्ता ज़्यादा यूज़फुल था। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ इंडियंस ही इस रास्ते को नहीं फॉलो करते थे, नेपाली तो करते ही थे, इंडियंस भी फॉलो करते, हिंदुस्तानी भी इसी रास्ते से जाते थे क्योंकि ये रास्ता उस समय खुला नहीं था या ये रास्ते से जाना अलाउड नहीं था। इसके अलावा लोग के जाने के अलावा इस रास्ते से बहुत सारी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता था, ट्रेड होता था, व्यापारिक यानी ट्रेड भी होता था, और उसके साथ साथ मिलिट्री यानी सैनिक रास्ता भी था। सैनिक लोग भी इस रास्ते से आते जाते थे जगह। अब क्योंकि सैनिक जा रहे हैं तो जगह जगह उनकी चौकियां भी होती थी, ठीक है, उनकी टुकड़ियां जहाँ रुकती थी या वो चौकियां होती थी, और वो चौकियां जहाँ होती थी वहाँ पे छोटे छोटी जगह रहने के या किले बने हुए थे, और कभी कभी उसमें चीनी पलटन भी रहा करती थी, चीनी की मिलिट्री भी आके वहाँ रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान वहाँ पे गिर चुके हैं। तो अब ये उस समय की बात है जब वहाँ पे कुछ मकान ध्वस्त हो चुके हैं, गिर चुके हैं, और वहाँ पे कुछ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, और कुछ थोड़ा सा वहाँ पे आबादी यानी लोकल लोगों की आबादी इस रास्ते में कहीं कहीं नजर आ जाती है। मतलब अब ये टोटल मिलिट्री रास्ता नहीं है या ट्रेड का रास्ता नहीं है, यहाँ पे कुछ किसानों ने भी अपना डेरा जमा रखा है, इस वजह से वहाँ कहीं कहीं आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम का मतलब कि यहाँ पर लेखक और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे या उनके साथ जो उनके कंपेनियन थे वो वहाँ पे रुके। उस रास्ते से जब वो तिब्बत की तरफ जा रहे थे तो किसी एक चीनी किले पे रुके और वहाँ पर उन्होंने चाय पी। और तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। मतलब उस रास्ते में तकलीफें हैं, बहुत तरह की तकलीफें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि वहाँ पे किसी तरह की जाति पाति का कोई वो मसला नहीं है, छुआछूत अनटचेबिलिटी ये सब कुछ नहीं है। वहाँ पे औरतों के ऊपर किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है या किसी तरह का कोई पर्दा का सीन नहीं है। तो इस तरह की आसानी भी है वहाँ पर, लेकिन तकलीफें भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा है। चलते हैं आगे बच्चों। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने भिखमंगे का वेश भी धरा था, तो लोगों को जो वहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल रेसिडेंट जो थे,
तो उनको ऐसा लगता था कि भिखमंगे जो है ना वो चोरी भी करते थे। तो जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के, बिल्कुल लोअर कैटेगरी के जो भिखमंगे, बिल्कुल लो, बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी के जो भिखमंगे होते हैं, वो उनको डर लगता था लोकल लोगों को कि वो लोग घर के अंदर घुसेंगे तो चोरी करेंगे। तो इसीलिए लोग वहां के उनको घर के अंदर घुसने नहीं देते थे। नहीं तो फिर अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के रूप में या यात्री के रूप में अगर आप जाएं तो बिल्कुल आप घर के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, आप उनके किचन तक भी जा सकते हैं और उनके घर की जो लेडीज हैं वो आपको वो अपने झोली में से चाय, आप अगर जो कुछ चाय वाय का कुछ सामान आप लेकर आए तो आप उनको दे देंगे तो वो आपको चाय बना के दे देंगी। यहाँ तक कि चाय में जो वहाँ पड़ता है, जो वहाँ की स्पेशल चाय बनती है जिसमें मक्खन और सोडा नमक पड़ता है, तो वो चाय बना के चाय का कलर आने तक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जो टोटीदार बर्तन है तो उसको खोटी कहा जाता है, तो उस खोटी में वो चाय रख के आपको दे देंगी। अगर उनको आपसे डर नहीं है तो या आपके ऊपर शंका नहीं है कि आप चोरी कर लेंगे, तो आप बिल्कुल बेझिझक उनके घर के अंदर तक जा सकते हैं और वहां पर जाके आप अपने मन की चाय बनवा सकते हैं, वो आपको चाय बना के दे सकती हैं। हाँ, जहां आप अगर बैठे हैं, जो गेस्ट रूम है, अगर आप वो किचन से दूर है जहां उनका खाना बनता है या जहां चूल्हा है, तो आप बहुत आराम से अंदर जाके खुद ही वो चीज़ें, चाय आपके खुद ही अपने सामने बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमने जो सामग्री दी वो पूरी नहीं पड़ी है चाय में, तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से जाके चाय को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और फिर आप अपने हिसाब से उसमें नमक मक्खन जो भी आपको डालना है आप डाल के उसको अपने कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो रास्तों में जो घर हैं उनमें जो लोग रहते हैं, इस तरह का वो आपके साथ व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चींटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम तोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त शांत पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर जब ये चीनी किले से जब ये आगे बढ़ने लगे तो कोई आदमी इनके सामने जो है कुछ राहदारी मांगने चला आया। राहदारी मांगने यानी कि कुछ इनसे भीख मांगने के लिए चला आया, ठीक है। तो ये राहदारी मांग रहा है आदमी और इन्होंने थोड़ा सा जो कुछ उनके पास था उन्होंने उनको दिया और देने के बाद ये आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो उनके साथ थे आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने के बाद ये टोंगला पहुँचने वाले थे। टोंगला के पहले एक गांव है, पहले वो वहाँ पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? सुमति जो उनके कंपेनियन हैं, ये वो भिक्षुक हैं। ये सुमति जो है एक भिक्षुक का नाम है, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम जो है सुमति का वो बहुत डिफिकल्ट नाम है, जो है कि तो शेख करके इस तरह का नाम है और इसका अर्थ होता है सुमति, यानी सुविधा देखते हुए उतना बड़ा नाम न पुकार सकें, इसीलिए लेखक ने उसका मतलब सुमति है और सुमति नाम से उसको पुकारने लगे। और ये वहाँ के जान पहचान के लोग सुमति को वहाँ के लोग जानते थे, उनकी बहुत जान पहचान थी वहाँ के आदमी से थे। और भिख मंगे रहते भी, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। ऑल्दो वो भिख मंगे के भेष में थे लेकिन फिर भी उनको अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग थे। लेकिन यहाँ पे लेखक जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, लेकिन उसके बाद भी फिर लेखक उस रास्ते से लौटे, लेकिन तब वो भिख मंगे नहीं थे, एक कोई अच्छे यात्री के
एक अच्छे यात्री के भेष में थे। और तब लेकिन उनको इतना किसी ने नहीं वेलकम किया कि उस वक्त किसी ने रहने की जगह भी नहीं दी और उनको एक छोटे से गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था। और वहाँ पे ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के थिंकिंग पर भी निर्भर करता है, उनकी मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से आपको वहाँ पे शरण मिलेगी या किस तरह से आप वहाँ ट्रीट होंगे। शाम के वक्त खास तौर से लेखक कहते हैं कि वहाँ का एक ड्रिंक होता है जिसको शांग कहते हैं, और वो पीकर बहुत कम लोग होश हवास में रहते हैं या उनका होश हवास ठीक रहता है। इस तरह का वो सेवन करते हैं शांग का, और वो अपने बिल्कुल नशे में होते हैं, और इसी वजह से वो कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो राहगीरों के साथ या यात्रियों के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा टोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर डांडा टोंगला पार करना था। और ये डांडा जो है, ये जो जगह है, ये तिब्बत में सबसे डेंजरस यानी सबसे खतरनाक जगह है। बहुत ऊंची है, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर है, और इसी वजह से दूर दूर तक मीलों तक इनको ना तो कोई गांव दिखता है, ना कोई रहने वाला दिखता है, ना कोई वहाँ पे कोई आबादी दिखती है। और बहुत सारे जो है नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ नदियां हैं, पहाड़ हैं। आप बहुत दूर तक अगर आप कोशिश करें तो आपको वहाँ पे किसी चरिंद परिंद के होने की आपको किसी तरह की साइन नहीं दिखती है। और सबसे खतरनाक ये एरिया क्यों है? क्योंकि डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह। नेचुरल है, डाकू यहाँ पे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की आम राहगीर नहीं जा सकते, आम लोग नहीं मूव करते। तो यहाँ डाकू बहुत अच्छी छुपने की जगह है। और तिब्बत गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक और लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो यहाँ पे ये एरिया इसीलिए बहुत खतरनाक है। डांडा टोंगला जो है ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। एक तो यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, दूसरा यहाँ पे पहाड़ और नदियों का मुड़ाव है, ऊंचाइयाँ हैं। तो यहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो इस एरिया का है, जो यहाँ का पूरा एरिया है, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ डाकुओं का बसेरा होता है। और तिब्बत में एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लेखक ने बताई कि कोई अगर गांव में किसी का मर्डर होता है, खून होता है, तो वहाँ पे सज़ा मिल भी जाएगी। अगर खूनी पकड़ा जाता है तो गवाह भी मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पर जब इस एरिया में अगर कोई आता है तो यहाँ पर अगर डाकुओं ने हमला कर दिया तो बच नहीं सकता, उसका खून होना ज़रूरी है। खून क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि इस एरिया में डाकुओं के ऊपर नजर रखने के लिए प्रशासन का कोई भी पैतरा नहीं अपनाया जाता, ना कि खुफिया विभाग कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। पुलिस के ऊपर भी उतना खर्च के ऊपर भी उतना खर्च नहीं होता है। तो डाकू जो हैं यहाँ पर खुलेआम घूमते हैं और बिल्कुल अपने हाथ में पिस्तौल बंदूक लेके ही घूमते हैं। जिस तरह से आम आदमी लाठी लेके घूमता है, इनके हाथों में हमेशा आपको पिस्तौल बंदूक नजर आएगी। और जहां आप उनके सामने आते हैं तो ये आपको जरूर मार गिराएंगे, क्योंकि अगर ये आपको नहीं मार गिराते हैं तो इन्हें खुद आपसे खतरा हो जाता है अपनी जान का। इसीलिए इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये जो भी सामने आता है इनको मार देते हैं, उसके बाद फिर उनके पास जो भी चीजें हैं वो बरामद करते हैं। तो ये रास्ता बच्चों देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल टोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी,
पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लेंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो अब इन्होंने टोंगला पार किया और टोंगला गांव जब वो छोड़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि पिछले साल यहाँ पर खून हुआ था। लेकिन इनको उस खून की दास्तान से या उस इवेंट से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको क्योंकि वो किस भेष में थे, वो भिखारी के भेष में थे और उन्हें इस चीज़ का भय नहीं था, क्योंकि डाकू जो भिखारी को लूटेंगे नहीं। और जहां वो अगर उनको ये था कि अगर कोई सामने आ भी जाता है तो वो अपनी भोली सी सूरत, दयनीय सूरत दिखा के, टोपी वोपी उतार के, जीभ बाहर निकाल के वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कूची यानी कि हमें माफ़ करो, दया करो, एक पैसा दे दो, ऐसे कह के वो भीख मांगने लगते। तो वहाँ पे डाकू जो है उन्हें छोड़ देते। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो डर या परेशानी थी वो ऊंचाई थी, वो पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। क्योंकि उनको अपने सामान जो था वो अपने साथ ही अपने ऊपर लाद के लेके जाना था, और वो कैसे इतनी ऊंचाई पर चलेंगे ये उनकी उनके लिए फिक्र की बात थी। और जो अगला जो उनका डेस्टिनेशन था या पड़ाव था वो 16 से 17 मील से कम नहीं था। इतना ज़्यादा डिस्टेंस उनको चलना था, वो भी ऊंचाई पे, और वो भी अपने पीठ पर सामान लाद के। तो यहाँ पर ये लेखक को लगा थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है, तो उन्होंने सुमति से बोला कि भाई यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लेंकोर जाना है, तो वहाँ के लिए हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि ये हम लोग के लिए मुश्किल बात है कि हम इतना सामान लेके इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई घोड़े रहेंगे तो उस पर हम सामान रख लेंगे और फिर आराम से चढ़ाई पर चढ़ लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर तो दूसरे दिन उनको घोड़े मिले और घोड़ों पर ये सवार होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। और जैसे ही डांडा इन्होंने छोड़ा तो वहां पे पहले इन्होंने चाय पी दोपहर के समय और फिर ऊपर जाने लगे। और चलते चलते ये लोग समुद्र तल यानी कि सी लेवल से ये 17 से 18 हजार फीट ऊपर खड़े थे। और इनके जो साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जो पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय जो दिख रहे थे वो पूरी तरह से हजारों, बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद एकदम ऊंची चोटी वाले हिमालय पर्वत जो है हर तरफ इनको नज़र आ रहे थे। तो ये था इनका टोंगला से सफ़र ख़त्म हुआ और अगला सफ़र लेंकोर के लिए था। तो वहाँ से वहाँ तक का ये इतना वृत्तांत कि इतने ऊंचाई पर इनको चढ़ के अगले पड़ाव पे जाना था। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों से के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं शोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लेंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसको पकड़ा। तो यहाँ पर अगले पड़ाव में अब आगे जब लेखक बढ़ रहे हैं तो उनको अब उधर तो उन्होंने बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियाँ देखी उन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ थे आगे बढ़ने के बाद वो बिल्कुल भी नंगे थे, यानी उन पर कोई बर्फ नहीं पड़ी थी, बर्फ की सफ़ेदी नहीं थी।
और वहाँ पर कोई भी तरह की हरियाली भी नहीं थी, यानी कि बिल्कुल कोरे पहाड़ थे। और उत्तर की तरफ तो बहुत कम बर्फ़ वाले पहाड़ थे, जो उनके नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ थे उनमें बर्फ़ थी तो लेकिन बहुत कम थी। चोटियाँ यानी उसकी ऊंचाई उसकी चोटी तक उसकी पीक तक दिखाई दे रही थी। और सबसे ऊंचा जो स्थान था, जो डांडे के देवता का स्थान था, वहाँ के जो देवता हैं लोकल मान्यताओं में जो उनकी अपनी पूजा की जगह थी, जो देवता के स्थान माना जाता है, जो कि वहाँ पे वो स्थान कैसा था, वो पत्थरों से ढका हुआ था। ढेर सारे पत्थर थे, जानवरों की सींगें थी और सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों की क्या थी, ये देखिए झंडियाँ, इस तरह की झंडियाँ लगी होती हैं, ठीक है। और ये देख के पता चलता है कि भाई ये उनके देवता का स्थान है और बहुत सजाया जाता है उसको। अब हमें बराबर, अब क्या हुआ, लेखक जो है ऊंचाई पर तो जा गए, अब चढ़ गए, अब ऊंचाई से अब नीचे की तरफ आना था उनका रास्ता जो था। अब ऊंचाई से पहले तो ऊंचाई पर चढ़े, उसके बाद अब उनको उत्तरायण की तरफ आना था, नीचे आना था। तो ऊंचाई पे चढ़ने पे कभी भी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत आसानी से आते हैं। तो चढ़ाई जो थी वो तो कुछ मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल उन लोग के लिए मुश्किल नहीं थी। और इनके साथ कुछ लोग और भी चल रहे थे, लेकिन लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत आराम से चल रहा था। तो लेखक को ये लगा कि भाई हम कहीं बहुत धीमे चल रहे हैं, क्योंकि थक चुका है घोड़ा, इसीलिए धीमे चल रहा है। इसीलिए उन्होंने घोड़े के साथ मारना पीटना कुछ इस तरह की हरकत नहीं की। लेकिन धीरे धीरे चलने की वजह से ये बिल्कुल पिछड़ गए, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। और ये उनको ऐसा लगा कि मैं धीरे हूँ, लेकिन ये बहुत पीछे रह गए और बहुत आराम से अपने घोड़े पे डॉन किव्स्को, ये जो है ये जो कैरेक्टर है, ये एक स्पेनिश राइटर जो है उनके नाटक का ये कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर का नाम है। तो ये बिल्कुल उसी कैरेक्टर की तरह अपने आप को महसूस कर रहे थे और बहुत आराम से झूमते हुए चले जा रहे थे। लेकिन जब आगे बढ़े तो इनको कोई दिखा नहीं, और इनको बाद में मील 1.5 मील जब ये पहुँचे तो इनको पता लगा कि भैया इनका जो रास्ता है, ये जहाँ से ये दाएं मुड़ना था वो बाएं मुड़ गए, और वो रास्ता जो था वो लेंकोर का रास्ता नहीं था। इसीलिए ये वापस लौट के उस पर्टिकुलर जगह पहुँचे जहाँ से ये रास्ता जो है वो भटक चुके थे। 4-5 बजे करीब में गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब ये जब रास्ता भटक गए तो वापस गए, वापस जाने के बाद फिर वो अपना सही रास्ता पकड़ के ये गांव की तरफ बढ़ने लगे। और ये सब करने कराने में इनको 4-5 बज गए। और जो इनका कंपेनियन था सुमति, वो वहां पे उनको इंतजार करता हुआ मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी रास्ता भटक गए, और इनके जो साथी थे सुमति, वो इनका इंतजार कर रहे थे, गुस्से में हो गए। उन्होंने बोला कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए। कंडे यानी जो आप काउडंग केक से जो बनता है, गोईठी बनता है, उसको कंडे कहते हैं। तो इन्होंने बोला तुम्हारे इंतजार में मैं यहाँ पर 2 टोकरी कंडे मैंने फूंक डाले, और कई बार चाय भी बना ली, 3-3 बार चाय भी बना ली, तुम्हारा पता ही नहीं था कहाँ रह गए थे तुम। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, बड़े आराम से जवाब देते हैं कि भाई सामने वाला गुस्से में, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा घोड़ा ही ऐसा है जो बहुत धीमे धीमे चल रहा है। मुझे तो उम्मीद थी कि मैं रात तक पहुंचूंगा, लेकिन बड़ी जल्दी में आ गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लेंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थोक्पा मिला। तो ये जहाँ रुके ये लोग, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह थी, और उनके ये जो सुमति थे इनके कोई पहचान के थे, अच्छे यजमान थे। यजमान यानी जो इनके पहचान के थे, जिनके यहाँ ये रुके थे। तो वहाँ पर इनको बहुत आदर सत्कार मिला, और इनको खाने के लिए पीने के लिए चाय सत्तू दिया गया। और उसके बाद वहाँ की जो लोकल डिश होती है, जिसको आप थुक्पा कहते हैं, ये मिला उनको। और ये एक्चुअली एक तरह का सूप होता है, जिसमें सब्जी, नूडल्स और
मांस या कोई भी इस चीज़ को मिला के बनाया जाता है और ये वहाँ का लोकल रेसिपी, लोकल डिश होती है। तो ये भी उनको खाने को वहाँ पर मिला। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि किस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। अब ये लोग जब वहां से निकले तो टिंगरी के गांव पहुंचे, जो कि एक मैदान था, बहुत विशाल मैदान के रूप में था। और वहां पे वो पूरा मैदान जो था वो किससे घिरा हुआ था? पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और छोटी छोटी पहाड़ियां थी। और उन पहाड़ियों में एक छोटी सी जगह थी, उस पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी थी, उसका नाम था टिंगरी समाधि गिरी। और उसके आसपास भी बहुत सारे गांव थे। और सुमति जो थे, जो उनके साथ चल रहे थे मंगोल, वो या भिक्षु जिसको आप कहते हैं, तो वो मंगोल जो थे वो यजमान थे, यानी उनके बहुत सारे जानने वाले थे। और इनका एक दस्तूर होता था कि ये छोटे छोटे कपड़ों की पतली पतली ऐसे छोटी छोटी बत्तियां, जिसको आप गंडे कहते हैं, जो आप हाथ में बांधते हैं, उस तरह की गंडे ये बनाते थे और जिनके यहाँ ये जाते थे उनको बांट आते थे। तो यहाँ पर इनको बहुत लालच हुई सुमति को कि इनके बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, तो मैं सबके यहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पर लेखक को ये महसूस होता है कि अगर ये सबके यहाँ जाने लगेंगे तो इनको और वक्त यहाँ पे लग जाएगा और हफ्ता भर का समय इनको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सुमति को रिक्वेस्ट किया कि भाई, जहाँ हम रुक रहे हैं आप उस गांव में सबसे मिल लीजिए और अपने हिसाब से गंडे बांट दीजिए, लेकिन जब हम लासा पहुंचेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप रिटर्न में आइएगा तो ज़रूर आप उनसे मिल लीजिएगा, लेकिन इस वक्त अभी हम नहीं ये काम कर सकते, हम पूरे गांव में घूम के मुलाकात नहीं कर सकते। और ये उनका रिक्वेस्ट जो था वो सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी जो बोझ उठाने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शिकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। तो यहाँ पर टिंगरी ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन बीच में इनको कोई मिलता नहीं है ढोने के लिए सामान। तो ये भरिया खोजते हैं जो सामान इनका उठा सके, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता है। तो दोपहर के वक्त ये सब कराने में उनको समय हो जाता है, और वो धूप जब बहुत तेज होती है तो दोपहर के वक्त वो लोग निकलते हैं। और उस वक्त लेखक को धूप की तपिश और गर्मी महसूस होती है। उनके पूरे माथे पे धूप लगती है, लेकिन पीठ पे ठंडक लगती है। और अपनी अपनी चीज़ें लेके इन लोग हाथ में डंडा लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं। और जब टिंगरी ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी सुमति कहते हैं कि भाई, मेरे परिचित यहाँ पर भी हैं, मैं अपने यजमानों से मिलना चाहता हूँ। और इसके लिए फिर ये इन लोगों ने अपना रुख किया शेखर विहार की तरफ, और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाकात करी। तो यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तिब्बत की इस ज़मीन पे, जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ बहुत छोटे बड़े छोटी छोटी ज़मीनों के जागीरदार, ज़मीनें जो थी जागीरदारों में बटी हुई थी। कुछ कुछ मठों के हाथ में भी वो हिस्से पड़े हुए थे।
अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब बेगार क्या होता है? बेगार यानी कि बहुत मेहनत करना, ज़मीन किसी और की होती है और लेबर कहीं और से आते हैं, और ये लेबर जो हैं बहुत कम वेजेस में, या जिसको आप कहते हैं बहुत कम पैसों में काम करते हैं, उसको आप बेगार कहते हैं। तो यहाँ पर हर जागीरदार के पास कुछ उसकी अपनी ज़मीनें होती हैं, खेती करते हैं वो, और उसके लिए वो इस तरह के बेगार मजदूर बुलाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होते। तो यहाँ पर जो भिक्षु आते हैं वो देखते हैं खेती में कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें कैसी हैं, सब चीज़ें देखने के लिए वो आते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। तो ये लोग जो शेखर विहार पहुँचे तो वहाँ पर जो एक मुखिया थे, खेती के जो मुखिया थे, वो एक भिक्षु थे और उनका नाम था नमसे, और वो बहुत अच्छे पुरुष थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर तो ये भिखारी के भेष में थे, वो इतने अच्छे पुरुष थे, इतने अच्छे इंसान थे कि इन्होंने का बहुत प्रेम से आदर सत्कार किया, बहुत प्रेम से मिले। ऐसा भी कुछ नहीं जताया कि भाई ये भिखारी हैं तो मुझे इनका ख्याल नहीं रखना चाहिए। उन्होंने उसका कोई ख्याल नहीं किया कि वो भिखारी हैं, उन्होंने अपना प्रेम भाव बना के रखा। और वहाँ पे शेखर में यहाँ पर एक अच्छी मंदिर भी था, जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो एक मंदिर था जिसमें कि जो बुद्ध वचन जो है यानी बुद्ध की कही हुई वाणियों का अनुवाद, ट्रांसलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ था, जो कि 103 पोथियों में पड़ा हुआ था। और ये वहाँ पर लेखक को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ध्यान से वो बैठ के उसको पढ़ने लगे, और वहाँ पे उन्होंने अपना आसन भी लगा लिया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर जब इनको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली और ये बैठ के पढ़ने लगे इसको, 15-15 शेर से कम की नहीं, मतलब एक एक पोथी जो थी, 103 पोथियां थी, और उसमें एक एक जो पोथी थी वो 15 शेर से कम की नहीं थी, इतनी हैवी थी वो। और सुमति को अब क्योंकि ये एक शहर जो था, ये जगह थी, इसके बहुत जान पहचान के लोग थे, तो वहाँ पर वो उन्होंने लेखक से परमिशन मांगी कि भाई मेरे यहाँ बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, यजमान हैं, और मैं उनके बारे में बहुत कुछ, मतलब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा उस बारे में कि भाई मैं जाऊँ उनके यहाँ। तो यहाँ पे अब लेखक का जो था वो भाई इंटरेस्ट था, किताबें यहाँ पर उनके हाथ में लगी थी, तो वो अब किताबें पढ़ने लगे। तो उन्होंने उनको परमिशन दी, सुमति को परमिशन दी कि भाई आप जाइए, आप अपने जान पहचान वाले लोगों से मिल लीजिए, तब तक मैं यहाँ किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सुमति इतनी जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि सुमति को उन्होंने सोचा था कि भाई इतने मिलने जुलने वाले लोग हैं तो 2 से 3 दिन तो ज़रूर लग ही जाएंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद आ गए थे। अब इस जगह से टिंगरी गांव जो था बहुत दूर नहीं था, और उसीलिए उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर फिर लादा, क्योंकि उनको कोई भी हेल्पर नहीं मिला था। और अपना अपना सामान उन्होंने पीठ पर लादा, उठाया, और भिक्षु नमसे जो वहाँ के मुखिया थे उनसे उन्होंने विदाई ली, और उनसे उन्होंने जाने की परमिशन ली, और वो वहाँ से चल पड़े। तो बच्चों ये सारा वृत्तांत जो था, ये पूरा वर्णन था कि किस तरह से इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों को पार किया जहाँ की डाकू होते थे, फिर ऐसी जगह पार किया जहाँ ऊंचाई थी, चढ़ान थी, फिर चढ़ान से नीचे उतरान थी, फिर ऐसी जगह आए जहाँ की देवता का स्थान था, वहाँ भी वो हो लिए। फिर कुछ ऐसी जगह पे भी आए जहाँ पे उनको मंदिर मिले, जहाँ बुद्ध की ट्रांसलेटेड कॉपियाँ पड़ी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए थे उनके बुद्ध वचन के। तो ये सारी चीज़ें इनके यात्रा के दौरान इनके साथ हुई, और इन्हें बहुत इस यात्रा में रोचक चीज़ें मिली जो इन्होंने यहाँ पे वृत्तांत दिया है।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा ये पाठ, और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई क्लासेस मैं अपलोड करूँ, नए लेक्चर्स अपलोड करूँ, वो आपको तुरंत मिलें। तो धन्यवाद।